हेलो चैम, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और वापस से ले आया हूं आप सभी के लिए हमारी क्लास 8 साइंस की सीरीज को, जिसके अंदर हम कर रहे हैं हमारी बुक क्यूरियोसिटी, जो कि एक नई एनसीईआरटी की बुक है। एंड आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। इसमें क्या क्या आएगा? एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, और आएंगे हमारे मिक्सचर्स। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स और बाकी प्रीवियस जो भी हमने चैप्टर्स करे हैं, सभी के नोट्स और क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे प्रोब एंड पॉन्डर, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सभी के माइंड में आएंगे अगर हम चैप्टर का टाइटल पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस हमारे वन बाय वन ये चैप्टर हमारे सॉल्व करता रहेगा जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे कि विच ऑफ द एंटिटीज इन दिस पिक्चर अबव कंसिस्ट ऑफ मैटर, यानी कि जो अभी हमने पिक्चर देखी ऊपर, वापस से देख लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, ग्राउंड में है, स्कूल बैग है, ठीक है, बॉटल है, ये मेरे पीछे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, स्कूल बैग है, बॉटल है, ये सभी चीजें हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मैटर है। ठीक है, वट आर द थिंग्स दैट कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट, और ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है। ठीक है, जो मैटर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, हम किस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को मिला के हम कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसा होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे हो सकता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड जो एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे हमारी जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, लाइक हमारी एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो एनवायरमेंट है ग्लोबली वो क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा उससे, हम इन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी ऐसे ही क्वेश्चंस और भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ, हमारे जो आसपास का वर्ल्ड है, ठीक है, वो किस चीज से बना है। ठीक है, ये हवा, ये पानी, ये जमीन, इन किन चीजों से बना है। ठीक है, आप अपने आसपास देखो, द चेयर केस, जो चेयर केस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, द एयर जो आप ब्रीथ कर रहे हो, जो वाटर इन योर बॉटल, जो आप पानी पी रहे हो, द फूड इन योर लंच बॉक्स, जो आप खाना खा रहे हो, द क्लोथ एंड द शूज यू वियर, ठीक है, जो जूते और कपड़े आपने पहने हैं, ठीक है, द बुक यू रीड, जो आप किताबें पढ़ रहे हो, द ट्री आउटसाइड, ठीक है, आसपास के पेड़, द बॉल यू प्ले विथ, जो आप गेंद से खेल रहे हो, और इवन द स्टिक यू कैरी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये सभी जो हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके, मैटर के। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपने अर्लियर गेट्स में, लाइक 6th और 7th में। ठीक है, हमने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। हमने ये भी देखा है कि ऑल दीज थिंग्स जो कि टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं, हमने पढ़ा इसके लास्ट वाले चैप्टर में कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या चाहे वो गैशियस चीज हो, वो बनी है मिलके किससे, पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके हर चीज बनी है। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो है एटम। एटम सबसे छोटा एलिमेंट है, जिसको हम हिंदी में परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर। ठीक है,
ये चीज हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे आसपास हैं आर नॉट जस्ट वन सब्सटेंस, ठीक है। ये सिर्फ एक सब्सटेंस की नहीं बनी है, ये काफी सारी सब्सटेंस से मिलके बनी है। जो हम अभी चीजों की बात करी हमने, ठीक है, कोई एक सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है उसमें। रेदर दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके उन एलिमेंट्स को बना रहा है, ठीक है। उन एलिमेंट्स को मिला के वो बना है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं ये मिलते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे मिक्सचर्स बनते हैं। यही हमारा एक पहला थीम है कि हम पढ़ेंगे व्हाट आर मिक्सचर्स, किस तरीके से हम जब एक दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो उससे हमारा बनता है मिक्सचर्स, ठीक है। हम देखेंगे मिक्सचर्स के बारे में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिक्सचर्स, ठीक है, व्हाट इज मिक्सचर्स। क्या आपने कभी पोहा खाया है, ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स यू पोहा, काफी ज्यादा डिलीशियस और एक परफेक्ट स्प्राउट सैलेड की तरह हम उसको और सेकंड हो सकता है कि स्प्राउट का सैलेड है, देख लाइक दिस इमेज, ठीक है। ये पोहा है हमारा और ये स्प्राउट का सैलेड है, ठीक है। वाइल दीज डिशेज मे सीम वेरी डिफरेंट, देखने में दोनों बहुत अलग लग रही हैं, दे आर शेयर समथिंग इन कॉमन, ठीक है। एक कॉमन चीज है दोनों में, दे आर बोथ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, इन दोनों को ही बनाया गया है कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के उनके मिक्सचर से बनाया गया है, ठीक है। चाहे वो पोहा हो या चाहे वो स्प्राउट का सैलेड हो, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एवरीडे लाइफ। तो ये एग्जांपल से हमें पता चलता है कि हम हमारी एवरीडे लाइफ में हम मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम सब्जी बना रहे हैं, चाहे हम दाल बना रहे हैं, या अलग अलग डिशेस बना रहे हैं, या कोई भी चीज, हर चीज में मिक्सचर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। शुगर को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो भी एक मिक्सचर है। सूप बनाते हैं लेमोनेड का, ठीक है, वो भी मिक्सचर है। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ये लाइन याद रखनी है कि जब दो और दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मिक्सचर। ये मिक्सचर है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये है मिक्सचर, ठीक है। बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही है, मतलब दो या दो से जो भी एलिमेंट्स आप मिला रहे हो उसमें आपको उनकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। कैसे, आप पोहा देखो यहाँ पे, इस पोहे में ये पोहा है, ये नींबू है, ये मिर्च है, ये पीनट्स है, ठीक है, ये धनिया है। तो सारे एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा, देखने में पता चलेगा। उसी तरीके से यहाँ स्प्राउट्स है, अलग अलग सब्जियां हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सैलेड्स हैं अलग अलग, ठीक है। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स किए और हर सब्सटेंस जो मिक्सचर में है उसको उसकी कोई प्रॉपर्टी वहां दिख रही है, तो वो होगा हमारा मिक्सचर, वो होगा हमारा मिक्सचर, ठीक है। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये भी चीज याद रखो कि जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस से वो मिलके बना है मिक्सचर में, वो क्या है, कंपोनेंट्स, यानी वो सारे अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स, और उनको मिला के क्या बना है हमारा, बना है हमारा मिक्सचर, ठीक है, बना है हमारा मिक्सचर। अब ये जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में, ये डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, यहाँ पे हमने उनको केमिकली रिएक्ट नहीं करवाया, ठीक है, एक सिंपल मिक्सचर बनाया है। इन सम मिक्सचर ये जो कंपोनेंट्स हैं लाइक ग्रीन ग्राम हो गया, ठीक है, हरा चना हो गया, मटर हो गई, अनियन हो गए, टमाटर हो गए, स्प्राउट सैलेड में, ठीक है, आर इजी टू सी, हम उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मिल चुके हैं, सामने से हमें दिखेगा कि हाँ वो मिक्सचर फॉर्म है, बट वो अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो। सच मिक्सचर्स वे डिफरेंट कंपोनेंट्स आर जनरली विजिबल, ऐसे मिक्सचर जहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स जनरली हमें दिख रहे हों हमारी नेकेड आई से, ठीक है, विद अ मैग्नीफाइंग डिवाइस आर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि mixtures where the different components are generally visible with naked eye or with a magnifying device are non-uniform mixtures, are non-uniform mixtures, ठीक है। Can you identify a few more examples of non-uniform mixtures around you? On the other hand, some mixtures have components. Non-uniform mixtures के हमने एग्जांपल देख लिए, पोहा, स्प्राउट, और भी चीजें, सैलेड बना ली, ठीक है, सब्जी बना ली। तो ये हो गए नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जो कि मिले हुए हैं, बट उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं वो मिक्सचर्स जिनके कंपोनेंट्स को हम नहीं देख सकते, सेपरेट नहीं कर सकते,
विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि 1 सेकेंड, सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे कि शुगर को अगर पानी में आप मिला दो, शुगर को अगर आप पानी में मिला दो तो क्या आपको शुगर बाद में दिखेगी? नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ पानी दिखेगा, वो सोल्यूशन बन गया है। आपको टेस्ट भले लगेगा अलग, मीठा लगेगा, स्वीट लगेगा, बट आपको शुगर नहीं दिखेगी। ठीक है, उसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनको डिस्टिंग्विश यानी कि अलग नहीं कर सकते, आर यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, और ऐसे ही काफी सारे, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का ही कंपोनेंट है। तो हमने समझे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, हमने समझे यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। ठीक है, और उसके काफी सारे हमने एग्जांपल्स भी समझे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर? ये जो हम स्टील के बर्तन, थाली, चम्मच, कटोरी, ग्लास और भी चीजें जो हैं स्टील की या हमारी तांबे की, तो इनमें क्या है, ये भी मिक्सचर से ही बने हैं, मिला के, अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के ही ये बर्तन बने हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ये याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन, इन सबसे मिलके हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। ये मिक्स किए जाते हैं यूनिफॉर्मली पूरे एंटायर मिक्सचर में और अपीयर द सेम थ्रू आउट एंड वन कैन नॉट सी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। और ये मिक्सचर यूनिफॉर्म मिक्सचर का पार्ट है और आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सच मिक्सचर्स आर नोन एज अलॉयज। ठीक है, इन मिक्सचर्स का नाम होता है जब आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाते हो, जिनको हम अलॉयज कहते हैं। ब्रास भी मिक्सचर है, कॉपर का और जिंक का और ब्रॉन्ज का। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है हमारे मिक्सचर्स का पार्ट है, बट सभी जो है हमारे क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स है, यानी इसके कंपोनेंट्स को आप बाद में सेपरेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, अवर साइंटिफिक हेरिटेज। ठीक है, मिश्र लोहा was a name given to mixture of two or more metals। जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं और उसका कोई एलिमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र लोहा यानी मिश्रित लोहा। लोहे को मिश्र अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाया गया है और उनकी प्रॉपर्टीज जो है डिस्टिंक्ट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो उनके मेटल की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, just like ancient Indian texts such as चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, रस रत्ना, समुच्चय, रस जलानिधि एटसेट्रा, ये नाम याद रखना। ठीक है, इंडियन एंशियंट टेक्स्ट हैं, क्या क्या नाम है इनका, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, रस रत्न, समुच्चय और रस जल निधि एटसेट्रा। ठीक है, ये मेंशन्ड है एज द यूज ऑफ एलॉयज, यूज ऑफ एलॉय, एलॉय के तौर पे, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ कह सकते हो कि मेटल के एलिमेंट्स को हम जब मिक्स करते हैं तो उनको एलॉय कहते हैं। फॉर अ मेडिकल पर्पस, ठीक है, फॉर अ मेडिकल पर्पस बनाए गए हैं। जैसे तांबे की काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉपर की, टिन की, ब्रॉन्ज, मतलब ब्रॉन्ज के बर्तन, ठीक है, तो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के बनाया होता है। तो इसी तरीके से इन बुक्स में लिखा हुआ है कि इन एलॉयज के काफी ज्यादा मेडिसिनल यूज है। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए ये यूज की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज के बर्तन जो हैं, ठीक है, आर नोन एज कामस्या, इज एन एलॉय जो कि कॉपर, ठीक है, जैसे तम्र 4 पार्ट्स और टिन, कॉपर और टिन से मिलके बना है। ठीक है, हिंदी में वंग, यहाँ पे तम्र। ठीक है, और वॉज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह सुबह तांबे के बर्तन में यानी ब्रॉन्ज के मेटल्स में, ग्लास में, ठीक है, पानी पीते हैं, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, और काफी कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि काफी लोग क्लेम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन बुक्स में लिखा है। ओके, तो वी कैन से दैट कि हाँ, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट में भी इन चीजों का मेंशन है और वो ये चीजों के बारे में काफी ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि हाँ, इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हमने एलिमेंट्स को मिला लिया और मिक्सचर बना लिया, क्या एयर भी मिक्सचर है? जैसे हमारी अर्थ पे कह सकते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अलग अलग काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है,
और इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन है कुछ अमाउंट में, फिर ऑक्सीजन है कुछ अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ अमाउंट में, ठीक है। सबका अलग अलग रोल है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि क्या एयर भी एक मिक्सचर है? तो क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में हमने पढ़ा है कि एयर और उसका कॉम्पोजिशन जो है इन चैप्टर नेचर्स ट्रेजर, ठीक है, वहां पे बोला कि एयर क्या मिक्सचर है, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, क्या एयर एक मिक्सचर है और व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट। तो यू हैव लर्न कि एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी कि नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको अलग नहीं कर सकते, यानी सेपरेटली नहीं देख सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का पार्ट है। जैसे कि हमने शुगर सोल्यूशन बनाया था, शुगर गायब हो गई, सॉल्ट सोल्यूशन बनाया था, सॉल्ट गायब हो गया, उसी तरीके से ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का है। और इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ गैसेस जो कि मेजोरिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। आउट ऑफ दीज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स। ज्यादातर जो लिविंग बींग्स हैं, हम लोग हैं जो सांस ले रहे हैं, जो ब्रीथ कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है, ताकि हम जिंदा रह सके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंबशन, यानी कि अगर हमें आग जलानी है तो कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप कह सकते हैं कि एक दिया है, ठीक है, एक दिया है, ठीक है, और उसके आप उसको पूरी तरीके से ढक दो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो दिया बुझ जाएगा, बिकॉज जो सराउंडिंग ऑक्सीजन ये थी, ये जब तक जल रहा था क्योंकि सराउंडिंग ऑक्सीजन इसको मिल रही थी। जब यहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं, क्योंकि आपने दिए को ढक रखा है, तो ये दिया अपने ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। तो कंबशन जो है, कंबशन यानी कोई भी चीज जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो 78% है एयर में, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऑल्सो नाइट्रोजन जो है डज नॉट सपोर्ट कंबशन, वो आग जलाने को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसमें जनरली नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दे और आग बुझ जाए। अब ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन तो 78% है और ऑक्सीजन सिर्फ 29%? ऐसा क्यों? ये भी तो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई जब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है तो ये 78% क्यों ज्यादा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इतनी कम क्यों है? देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कंबशन को, ठीक है, कंबशन को, यानी कि आग को बहुत जल्दी सपोर्ट करता है। अगर मान लो ये 29% से बढ़ के 35 या 40 या इससे भी ज्यादा हो जाती, तो होता क्या कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल नहीं हो पाता, बहुत जल्दी आग लग जाती, बहुत जल्दी कंबशन हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। इसीलिए द नेचर हैज प्रोवाइडेड इनफ ऑक्सीजन कि हाँ हमें जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। भले ही हम पॉल्यूशन कर रहे हैं वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, बट नेचुरली जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वो 29% इसलिए है बिकॉज वी हैव टू बैलेंस, ठीक है, वी हैव टू बैलेंस। और नाइट्रोजन अगर ज्यादा रहेगा तो वो ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखेगा और कंबशन जो है वो जल्दी नहीं होगा, यानी जल्दी आग नहीं लगेगी, नहीं तो हर छोटी छोटी बात पे आग लग जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो वी हैव लर्न दैट एयर हैज वाटर वेपर। हमने पढ़ा है कि एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, एयर के अंदर होता है वाटर वेपर, ठीक है, यानी जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जब वार्म एयर टच करती है किसी कूल सरफेस को, कभी देखा होगा आपने कि कभी कोई वार्म एयर है और अगर वो कूल सरफेस को टच करती है तो वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है, वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है, ऐसा होता है, टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, एक एग्जांपल देते हैं, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है। ये जनरली कब होता है, गर्मियों के दिनों में होता है, ठीक है, जब समर्स का टाइम हो तब। अगर आपने इसमें क्या करा, कोल्ड वाटर डाला, पानी, कोल्ड वाटर डाला अपने ग्लास में, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि ग्लास के बाहर ना, ग्लास के बाहर जो है पानी पानी हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब सराउंडिंग वॉल्स पे बाहर की साइड पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर आपने डाला कोल्ड वाटर और यहाँ पे सराउंडिंग जो एयर है वो है वार्म, ठीक है, वार्म एयर है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब वार्म एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एयर है ना, जो सराउंडिंग वेपर्स हैं, कौन है, वाटर वेपर्स, ये सराउंडिंग वाटर वेपर्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में। और वही आपको जो ग्लास के अगल बगल पानी इकट्ठा हो जाता है वो क्या होता है, अगल बगल के जो वार्म वाटर वेपर्स होते हैं वो वार्म एयर का जब कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट में होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी है कि व्हेन वार्म एयर टचेस कूल सरफेस द वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना देता है, ठीक है। तो रिकॉल करो वो एक्सपेरिमेंट जहां पे हमने टेस्ट किया था प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर वी एक्सहेल, ठीक है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा है। लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब हमें समझना है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट कैसे होती है एयर में, ठीक है। ये देखो एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक ग्लास का टम्बलर ले लो, ठीक है, ग्लास का एक टम्बलर ले लो और उसको आधा पानी से भर दो, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम डाल दो, स्लोली उसमें आराम से डालो। अब आप देखो कि उसमें क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैल्शियम जो ऑक्साइड होगा वो विग्रसली रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। यानी कि क्या किया आपने, कैल्शियम ऑक्साइड को, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किसमें डाला, यानी वाटर था, ठीक है, इसको H2O बोल दो, ठीक है, और इसमें क्या डाला आपने, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, और रिजल्ट में क्या निकला हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकला, हीट निकला, ठीक है। तो ये निकला हमारा, ठीक है, हीट निकला। इस तरीके से रिएक्शन बना दिया हमने, रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, अभी आपके रिएक्शंस काम के नहीं है, 9th क्लास में आएंगे तब काम आएंगे, ठीक है। अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खाली देख लो, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया तो निकला क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ठीक है, ओ सॉरी हीट निकली, ठीक है। स्टिर कंटिन्यूसली टू मेक सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको मिलाते रहो, थोड़ी देर बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा, और वो सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, लाइम वाटर, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, लाइम वाटर, ओके। फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व द कलर, ठीक है, क्या करो, उसको फिल्टर कर लो और उसका कलर देखो। लीव द कलरलेस सोल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स। एक पेट्री डिश लो, जैसे कि मेरे राइट साइड में एक पेट्री डिश है, ठीक है, उसमें क्या करो, उस सोल्यूशन को डाल दो, ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन को डाल दो और उसको मिलाते रहो सोल्यूशन को रेगुलर इंटरवल्स पे। क्या मिलेगा आपको, क्या वो मिल्की हो जाएगा, क्या उसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने लाइम वाटर को यहाँ डाला पेट्री डिश में, और थोड़ी देर बाद देखो पेट्री डिश का जो लाइम वाटर का कलर है वो मिल्की हो गया, ठीक है। पेट्री डिश में जो लाइम वाटर है उसका कलर जो है मिल्की हो गया, मिल्की मिल्क जैसे कलर हो गया। तो कैन यू एक्सप्लेन कि क्यों ऐसा सोल्यूशन मिल्की हो गया, ठीक है। यू नो दैट जो लाइम वाटर होता है ना वो मिल्की हो जाता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, वो लाइम सोल्यूशन, मतलब मिल्की हो जाता है। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो, देखो मैं बताता हूं, जब लाइम वाटर मिल्की कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एनवायरनमेंट में था, ठीक है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स। तो ये जो व्हाइट व्हाइट हो गया ना, इसको हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर, ठीक है। फिर जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट की प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में होती है, ठीक है। तो ये देखो जो मैंने बनाई थी वो तो थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि उसके अंदर हमने क्या सिंबल्स का इस्तेमाल किया था, बट यहाँ सिंबल्स अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये याद रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस, गैसेस के अलावा
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन एयर? क्या और भी चीजें जो है एयर में प्रेजेंट होती हैं अदर देन द गैसेस? हैव यू एवर नोटिस्ड द टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग? व्हाट डू दीज पार्टिकल्स? ठीक है, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? अगर आपके घर में अंधेरा है और कहीं दूर से धूप आ रही है, एक खिड़की से धूप आ रही है, तो आप देखोगे कि टाइनी पार्टिकल्स उस धूप की बीम ऑफ लाइट में रिफ्लेक्ट करेंगे, दिखेंगे आपको मूव होते हुए। तो वो कौन से हैं, वो क्या हैं टाइनी पार्टिकल्स, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन बीम ऑफ लाइट में दिखती हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। क्या करना है, टेक अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, एक काला ब्लैक शीट लेनी है आपको, ठीक है, काले कलर। एंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल्स, और उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होता। जनरली क्या होता है, ब्लैक कपड़ा या ब्लैक कोई भी चीज होती है ना, उस पर डस्ट बहुत जल्दी जमती है और आपको दिखेगी कि हाँ यार इस पे दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि उस पर कुछ ना हो, ताकि अगर हम बीम ऑफ लाइट में उसको रखें और उस पर डस्ट पार्टिकल अगर आते हैं तो हमें क्लियरली पता चले कि हाँ उसमें क्लियर डस्ट पार्टिकल अटैच हुए हैं, बाद में हुए हैं, ठीक है। प्लीज प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब नियर एन ओपन विंडो और इन द गार्डन फॉर अ फ्यू आवर्स। और उसको क्या करना है, आपको ओपन विंडो के पास रख दो, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, या आप गार्डन में उसको रख दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू में नोटिस कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो उसकी सरफेस पे आके चिपक गए हैं, सेटल हो गए हैं, ठीक है, सरफेस पे आके बैठ गए हैं। एंड यू कैन यू में यू यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू एग्जामिन दीज पार्टिकल्स मोर क्लोजली। और आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पार्टिकल्स को क्लोजली वॉच करना है तो। ये बताता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड हैं, मतलब जनरली नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे, बट काइंड ऑफ बीम ऑफ लाइट में आपको दिख जाएंगे। अगर आप ऐसे ब्लैक शीट का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आपको दिख जाएंगे कि हाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड इज सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। तो दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एयर एंड आर कंसिडर्ड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, एयर के पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यानी इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट क्या है ये काइंड ऑफ पोल्यूशन है जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है। The nature and the number of dust particles in the air may vary from time to time and from place to place. And the number of dust particles है, हो सकता है कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में कि इतना पोल्यूशन है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिल सकते हैं, बट अगर आप माउंटेन एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको जनरली कम मिलेंगे देखने को, बिकॉज वहाँ की एयर जनरली क्लीन होती है, ठीक है। सिटीज में जल्दी आपको दिखेंगे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है। तो जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में हैं उनको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लाइक अगर डस्ट है, सूट है, ठीक है, और यहाँ पे गैसेस कौन कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI जिसको कहते हैं, ये ऐसा टूल है जिससे हम एयर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जहां हम रह रहे हैं आप देखोगे ना कि जनरली जो गवर्नमेंट है वो AQI निकालती है, या वेदर पैटर्न्स में भी AQI देख सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडिकेटर कैसा है, ठीक है, एयर क्वालिटी कैसी है उस टाइम पे। तो उसमें जनरली ग्रीन होता है कि आप ठीक है, ठीक है, ऑरेंज होता है कि लिटिल पुअर, ठीक है, फिर हमारा आता है रेड जो कि एक्सट्रीमली पुअर होती है, फिर ऐसे ऐसे हैजार्डस है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैजार्डस है एयर की क्वालिटी। तो ऐसे वो जनरली मैपिंग करते हैं, शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं पर्टिकुलेट मैटर में, एयर में मतलब डस्ट हो सकता है, सूट हो सकता है, और इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर हार्मफुल गैसेस एंड कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड जनरली हम इसको पर्टिकुलर मैटर का नाम देते हैं, ओके। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर जो कि प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम उन्हें उन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यू नो दैट जो टर्म है मिक्सचर कॉमनली यूज की जाती है, यानी कि क्यों यूज की जाती है, जब हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं मिक्सचर, ठीक है, हम टर्म यूज करते हैं मिक्सचर। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, ये देमसेल्व्स भी मिक्सचर्स, जैसे पोहा में और स्प्राउट सैलेड में, और इन प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दी और ऑल काइंड ऑफ मिक्सचर्स। कुछ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म और कुछ होते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, ठीक है। लेकिन साइंस में
जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के मस्ट बी प्योर सब्सटेंसेस ओनली, इट मस्ट बी प्योर सब्सटेंसेस ओनली। तो मिक्सचर जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स कुड बी ऑफ सेवरल टाइप्स, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स, यानी कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका फिजिकल स्टेट कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं, और अलग अलग काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर देयर। कुछ मिक्सचर्स के एग्जांपल्स इस टेबल में देख सकते हो आप, जैसे कि है गैस और गैस का, जैसे कि एयर। तो ये हो गया यूनिफॉर्म, यानी कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक जैसा है, ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते। फिर हमारा गैस और लिक्विड का, ठीक है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर होगी, ओके। तो एरेटेड वाटर, जैसे आप सोडा पीते हो तो सोडा के अंदर आपको, या आप पेप्सी पीते हो तो उसके अंदर काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, या ये सब चीजें ना डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। तो ये कह सकते हो कि हाँ ये एरेटेड वाटर या सोडा वाटर या ऑक्सीजन डिसॉल्व वाटर है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि एरेटेड वाटर या ऑक्सीजन डिसॉल्व वाटर को हम कह सकते हैं कि ये भी यूनिफॉर्म मिक्सचर का पार्ट कह सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते कि ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ये भी हमारी दो बोथ जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये इसको सही से लिख देते हैं, 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। अब लिख देते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। थर्ड है हमारा सॉलिड और गैस, ठीक है। सॉलिड और गैस क्या है हमारा, क्या है, सॉलिड और गैस। तो इसमें आते हैं कार्बन के पार्टिकल्स जो कि एयर में है, कार्बन के पार्टिकल्स जो कि एयर में है तो दिखते हैं, डिस्पर्स है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हमने शुरुआत में ही करा है, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते, देखने में भी आपको अलग अलग नहीं लगेंगे वो मिक्सचर्स। बट नॉन यूनिफॉर्म में आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो, दिखता भी है आपको। अब दो लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हो, एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर, और ऑयल इन वाटर, ठीक है। एसिटिक एसिड इन वाटर, अगर आपने एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दिया तो क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो, जनरली आप नहीं कर पाओगे। तो ये यूनिफॉर्म के ही एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, ये यूनिफॉर्म के ही एग्जांपल्स होते हैं। फिर है सॉलिड और सॉलिड, सैंड और वाटर, सैंड एंड वाटर और सी वाटर, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड को जब आप मिक्स करोगे तो ये भी जनरली आप इजिली अलग नहीं कर पाओगे, ये भी यूनिफॉर्म का ही पार्ट है, ठीक है। हाँ, अगर आप सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करोगे तो ये एक प्रॉपरली नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि बेकिंग पाउडर, सोडा और टार्टिक एसिड और एलॉयज, ये सब क्या है, अच्छा नहीं, एलॉयज भी यूनिफॉर्म है, एलॉयज भी यूनिफॉर्म है क्योंकि अलग नहीं कर सकते। बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्टिक एसिड, तो ये भी यूनिफॉर्म है, इसको भी अलग नहीं कर सकते, जनरली ज्यादातर यूनिफॉर्म है। अगर मैं कहीं पे गलत हो रहा हूं तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जनरली नहीं पता कि इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हम जनरली हम यही समझ सकते हैं कि यार ये हाँ दिख रहे हैं, हमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बट जनरली हम बेकिंग पाउडर में नहीं देख सकते, ना हम एलॉयज में देख सकते हैं कि कौन कौन सा मेटल है अलग अलग करना। तो जनरली हम इसको अलग नहीं कर सकते, जनरली हम यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पोहा का एग्जाम्पल होता या ऐसे कोई मिक्सचर होता तो हम वहां पे देख सकते थे कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ठीक है। तो जनरली हम इसको आइडिया लगा के करते हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा कमेंट करना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स की सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, हमने पुराने क्लासेस में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। इट इज डन ड्यू टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और ये जब भी हो सकता है कि जब हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हों और हम उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड वर एवरीडे लाइफ, जहाँ पे सेपरेशन होता है और हम कंपोनेंट्स को उनके इंटरेस्ट और अदर कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हाउएवर साइंस में जो पर्पस होता है सेपरेटिंग का मिक्सचर का इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। हम ये ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। तो अभी हम वो एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्योर सब्सटेंस निकल के आएगा, ठीक है। हमारे पास आएगा हमारा प्योर सब्सटेंस। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर, यहाँ पे जो वर्ड प्योर लिखा है क्या आपने कभी उसको देखा, मतलब रिटर्न इन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल,
आपने मिल्क के ऊपर कभी देखा हो या कभी घी, जैसे यहाँ पे है सम कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, यहाँ पे कभी आपने प्योर वर्ड देखा है कि मतलब ये किसी और इंग्रेडिएंट से मिलके नहीं बना, प्योर जो एलिमेंट है उसी से बना है। लाइक मिल्क है तो मिल्क में कोई हमने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है, जो नेचुरल काउ मिल्क होता है वो ही है, तो ये कह सकते हो प्योर है, ठीक है। तो जनरली लोग लिखते हैं जो पैक्स पे होते हैं, सच एस मिल्क है, घी है, स्पाइस है। तो जो प्योर है ये स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग है इनका कॉमन यूसेज में। हम जो कॉमन यूज कर रहे हैं इसमें इसका अलग मीनिंग है, बट साइंस में इसका मीनिंग अलग है। मतलब क्या, कि जो हम जनरली खाने वाली चीजें हो गई, हम उसमें प्योर मतलब क्यों बोलते हैं कि यार इट इज गुड फॉर हेल्थ, यानी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। ये जनरली बताने के लिए है कि हाँ ये प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। बट साइंस में जो प्योर होता है वो अलग होता है, उसकी कैटेगरी अलग होती है। जैसे कि इन कॉमन यूसेज जो प्योर है उसका मतलब होता है अनएडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एडल्टरेशन क्या होता है, एक इलीगल प्रोसेस है जहां पे हम ऐड करते हैं सब्सटेंसेस जो कि चीपर हैं, सस्ते हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, और उस प्रोडक्ट में हम उसको ऐड करके बेच देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एडल्टरेशन, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कैसे कि ये सब्सटेंस इम्प्योर है, ठीक है, एडल्टरेटेड है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम जब प्योर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब वो अनएडल्टरेटेड है, उसमें कुछ नहीं मिला, ऐसी कोई चीज फालतू नहीं मिली। दिस इज यूजली जो डन किया जाता है तो इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये जो एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इसलिए मिलाया जाता है ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए और कॉस्ट कम रहे, ठीक है। हाउएवर ये डिटोरिएट करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी खराब कर देता है, और इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हैजार्डस टू हेल्थ, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट को हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डस भी बना देता है, जो हमको हमारी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। However, pure substance is the one that has no other substance present in it. साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब है वो चीज जिसमें और कोई सब्सटेंस एडेड ना हो। इसमें एडल्टरेटेड की बात नहीं हो रही है, कोई अलग सा सब्सटेंस एडेड ना हो, ठीक है। किसी साइंटिस्ट के लिए इवन दीज प्रोडक्ट्स जो प्योर लगते हैं कैन बी कंसिडर्ड इम्प्योर इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। यानी कि मिल्क मान लो या आप कोई स्पाइस मान लो, लोगों के लिए वो प्योर है बट साइंटिस्ट के लिए वो इम्प्योर है, बिकॉज उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है, तो वो प्योर एलिमेंट नहीं हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंस। तो होता क्या है, a pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। यानी कि जैसा है वैसा है, गोल्ड है गोल्ड है, सिल्वर है सिल्वर है, ये प्योर सब्सटेंसेस है। गोल्ड गोल्ड है, ठीक है, उसमें कुछ और एलिमेंट नहीं मिला, वो गोल्ड है। सिल्वर सिल्वर है, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं मिला, वो सिल्वर है, वो उसी से बना है मिलके। तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू एनी अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। When a scientist say something is pure, जब कोई साइंटिस्ट बोले कि हाँ इट इज प्योर, इट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से वो मिलके बना है। एक स्टेप फर्दर जाते हैं, साइंस के हिसाब से हाउ डू यू क्लासिफाई मिल्क, पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर, सॉइल एज मिक्सचर्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्या आप इनको प्योर सब्सटेंसेस कंसीडर करते हैं? तो एक्चुअली में ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ये कह सकते हो, क्योंकि मिल्क में भी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले ही होते हैं ताकि उसको प्रिजर्व करें। फ्रूट जूस के अंदर भी अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, बेकिंग सोडा भी है, टैक्टिक एसिड है, और वो बेकिंग पाउडर है, सॉइल है, तो कह नहीं सकते कि ये प्योर है। बट अगर मैं बोलूं गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये क्या है, प्योर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, और भी काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको हम कंसिडर करते हैं प्योर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया भी यह टॉपिक हमारा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो रिकॉल करो डिफरेंट शेड्स ऑफ वाटर, डिफरेंट शेड्स ऑफ वाटर जो हमने क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में पढ़ा था। क्या होगा जब वाटर को हम कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे या उसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे। वी ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। जो कूल ठंडा करने के बाद वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉईल करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो वी कैन गेट बैक वाटर अपॉन हीटिंग आइस और कूलिंग वाटर वेपर। और अगर हमें वापस वाटर लाना है तो हमें आइस को क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा वापस
वाटर बन जाएगा, और जो वाटर वेपर है उसको ठंडा करना पड़ेगा तो वापस वो वाटर बन जाएगा। तो ये बताता है, ये शो करता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस के बाद भी ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो सेम रहे, वो बदले नहीं। ठीक है, तो नाउ इसको हम कह सकते हैं कि वाटर जो है प्योर है। ठीक है, तो नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर से और फिर उसके ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। ओके, लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, ये एक सलाह है उनकी कि केयरफुली करना है, टीचर के साथ करना है। ठीक है, और केयरफुल रहना है व्हाइल यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इट इज डेंजरस। तो दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स ली हैं। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। ओके, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। सैंपल टेस्ट ट्यूब्स क्या करना है, कलेक्ट करने हैं दो सैंपल टेस्ट ट्यूब्स, एक बीकर और एक ग्लास टम्बलर। ठीक है, और एक 9 वोल्टेज की बैटरी। क्या करना है, यहाँ पे जो सामान लिखा है वो करो कलेक्ट। टेस्ट ट्यूब्स करने हैं, बीकर करना है, ग्लास टम्बलर और 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 2/3 ऑफ द बीकर को पानी से भर दो। ठीक है, और उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डालो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो। कुछ ड्रॉप्स ऑफ उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। ओके गाइस, एक सेकेंड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। मेरे पीछे जो को ये ग्लास बीकर है, वाटर है, 9V की बैटरी है। ठीक है, फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। और इसी पानी को क्या करो, भर दो किसमें, बीकर्स में। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब जो है दोनों को क्या करो, पानी से भर दो। ठीक है, प्लेस अ 9V बैटरी इनसाइड द बीकर। ठीक है, और जो बीकर है उसके अंदर 9V की एक बैटरी डाल के रख दो। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। ओके, केयरफुली प्लेस द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और ये जो आपने लिया है, जो दो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको इस तरीके से फिल्ड करो, इस तरीके से रख दो जैसे यहाँ पे रखा गया है। एक को इस पॉइंट पे, एक को इस पॉइंट पे, बैटरी के दोनों पॉइंट्स पे उसको अटैच कर दो। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब प्लेसिंग ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब कुछ देर वेट करो। क्या करो, वेट करो थोड़ी देर। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल एट द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब्स। क्या आपको टेस्ट ट्यूब्स के जो टर्मिनल हैं वहां पे कुछ बबल्स देखने को मिल रहे हैं। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स तक, इसको 10 to 15 मिनट्स तक देखो। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, और देखो कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है उसमें कलेक्ट हो गया है टेस्ट ट्यूब्स में दोनों। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। क्या जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुआ है वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में सेम है, पहले ये भी देखना है। और फिर रिमूव कर दो टेस्ट ट्यूब्स को वन बाय वन केयरफुली। ठीक है, एंड टेस्ट द these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. What happens in each case, which gas is present in each test tube. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। ठीक है, तो देखने को मिला कि एक में तो निकला हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में निकला हमारा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस वाटर में हमने क्या क्या रखा था, देखो यहाँ पे गैस बबल्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैस बबल्स आपको ये दिखेंगे, और वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 9V बैटरी गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। ये प्रॉपर पूरा प्रोसेस है एट द एंड में, और हमारे को क्या मिला, एक में हाइड्रोजन गैस मिली, एक में मिली ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कैन दीज बी कलेक्टेड गैसेस, कैन दीज कलेक्टेड गैसेस बी वाटर वेपर। ठीक है, दीज गैसेस आर नॉट वाटर वेपर, ये गैसेस वाटर वेपर नहीं है, अदरवाइज दे वुड हैव कंडेंस्ड बैक टू फॉर्म वाटर। अदरवाइज क्या होता, वापस से कंडेंस होकर ठंडे होकर ये लोग वाटर में ही कन्वर्ट हो जाते। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस। क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करनी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन द टू टेस्ट ट्यूब्स ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो एक जलती हुई कैंडल दोनों टेस्ट ट्यूब्स के मुंह के ऊपर लानी है, क्योंकि इसके अंदर गैस फिल्ड हो रखी है। तो या तो होगा मोमबत्ती बुझ जाएगी, या तो मोमबत्ती जलने लगेगी। ठीक है, अ पॉप अप साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन, यानी कि जब आपने ये वाले टेस्ट ट्यूब के पास मोमबत्ती रखी तो मोमबत्ती बुझ गई फ्रॉम द गैस। ठीक है, वो बुझ गई, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस।
और ये दर्शाता है कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की गैस थी, ठीक है। इन द अदर टेस्ट ट्यूब जो फ्लेम है बर्निंग कैंडल की वो और ज्यादा तेज से ग्लो होने लगी, ब्राइटर। ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब से पता चल गया यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है क्योंकि मोमबत्ती बुझ गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी से जलने लगी, ठीक है। ये एक्टिविटी से पता चल गया। तो फ्रॉम एक्टिविटी वी कैन इन्फर कि जो वाटर है ये कंपोज होता है दो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से, इसका नाम है हाइड्रोजन और वाटर। इसीलिए वाटर को हम H2O भी बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट। तो वाटर क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये अब कभी भी नहीं भूलना, ये याद रखना है, ठीक है। ये कभी भी नहीं भूलना, ये याद रखना है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वाटर में, वो उसको तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जो हमने परफॉर्म किया वो इलेक्ट्रोलाइसिस का वो था, प्रोसेस था, जिसमें हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया। इट्स अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, तो काइंड ऑफ केमिकल चेंज है ये, ठीक है, काइंड ऑफ केमिकल चेंज है ये। हमने मिक्सचर्स की बहुत अच्छे से बात करी, सभी चीजें हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ ली। अब हम टॉपिक पे आते हैं हमारे एलिमेंट्स के, ठीक है। हम बात करेंगे एलिमेंट्स। जब दो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमने फॉर्म किए थे 8.3 में, इनको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस इन टर्म्स एंड एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, प्योर एलिमेंट्स है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और हर जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, यानी सेम टू सेम पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पार्टिकल से मिलकर बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे, उनको क्या कहेंगे हम, एटम कहेंगे। उनको हम कहेंगे एटम, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफरेंट है, और ये फ्रॉम द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं ये याद रखना। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि ये ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंसेस हैं, अब इनको और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटल। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये सब भी क्या है, एलिमेंट्स हैं, प्योर, ठीक है। तो यहाँ पे डिपिक्शन है, डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए में हाइड्रोजन के हैं, सेकंड में ऑक्सीजन के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो एटम्स हैं आर द मोस्ट एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कह सकते हो कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो दो और दो से ज्यादा सच एटम्स को कंबाइन करना पड़ता है ताकि एक स्टेबल पार्टिकल बन जाए उस एलिमेंट का, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं उस एलिमेंट का, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। वापस से ये चैप्टर आपका क्लास 9th में आएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको याद रखना है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होके एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं उस एलिमेंट का, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, टू हाइड्रोजन, मैंने बोला ना H2O, तो दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। सिमिलरली टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कंबाइन होगा, बनेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बात आती है, हमने एलिमेंट समझ लिया, एलिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स। You have already studied gold, silver, magnesium, iron and aluminium, जो क्या है मेटल्स। whereas कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी गैसेस हैं, ठीक है, याद रखना है इनको। गोल्ड, सिल्वर, आयरन आर एल्यूमिनियम आर मेटल्स, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स, ठीक है। Isn't it interesting to know that some elements like silicon, boron have intermediate properties between those metals and नॉन मेटल्स। और कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन और बोरॉन, ठीक है, इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी कि
जिन एलिमेंट्स के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, उनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स। ठीक है, हम उनको हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो है 118। देयर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ज्यादातर जो है सॉलिड की स्टेट में मिलेंगी। 11 एलिमेंट्स जो है गैसियस स्टेट में है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स, और सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, याद रखना, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ओनली 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लाइक मर्करी विच इज अ मेटल एंड ब्रोमाइन विच इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। ऑल्दो गैलियम और सीजियम इस सॉलिड एलिमेंट्स है, दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, टर्न इनटू लिक्विड। तो ये ध्यान रख सकते हो तो कर लो, रख सकते हो दिमाग में तो रख लो। ठीक है, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, ठीक है, समझने के लिए। कह सकते हो मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट और लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, ये मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के उसमें हेल्प करते हैं, फोन के, इंक्लूडिंग स्क्रीन, बैटरी और अदर कंपोनेंट्स। तो जब भी हम ये चीजें बनाते हैं तो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने एलिमेंट मिक्सचर पढ़ लिया, एलिमेंट पढ़ लिया, पढ़ेंगे कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाई कैन नॉट बी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स? अगर हम उसको फिजिकली अलग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से करेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इन वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के आर टाइटली अटैच टू ईच अदर, इट्स जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट अपार्ट यूजिंग फिजिकल मेथड्स। तो कोई फिजिकल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल मेथड में, मान लो आपने सैलेड बनाया, तो सैलेड में हमने खीरा अलग कर दिया, टमाटर अलग कर दिया और उसमें प्याज अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया? फिजिकल मेथड हो गया। ठीक है, आप उसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, दैट इज वाई उनको हम कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म जब 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी फिक्स रेशियो में और क्या बनाते हैं? कुछ नया। जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मिलके जो नया सब्सटेंस बना उसकी कोई और प्रॉपर्टी है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये भी याद रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं करते किसी फिजिकल मेथड से। जैसे हमने एक एक्टिविटी करी थी 8.3 में, वी फाइंड की मॉलिक्यूल से वाटर के 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, और वो केमिकली कंबाइंड है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर हैज टू बी फाउंड इन 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि व्हाइट वाले जो हैं 2 हैं, ये देखो यहाँ पे व्हाइट वाले 2 हैं और रेड वाला 1 है, यानी ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट। ओके, तो मिलके क्या बना? वाटर। Oh, this is really fascinating. Hydrogen is a fuel, oxygen support combustion, whereas water extinguishing fire. ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हो, जैसे हाइड्रोजन व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है जलाता है, कंबशन करता है, और वाटर जो है वो एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, पानी बुझाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसलिए। ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा है इसीलिए, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो कंबशन का काम करता है। ठीक है, बट हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो बुझाने का काम करता है। आर कॉमन सॉल्ट और शुगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या कॉमन सॉल्ट और शुगर जो है वो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं? देखो, एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया जो प्योर फॉर्म में होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंपाउंड्स यानी जो से मिलके बने हैं, उनको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है और क्लोरीन एक हजार्डस गैस है, जहरीली गैस है, और ये कंबाइन बन के बनाते हैं एक हार्मलेस या टेस्टी एनहेंसिंग सब्सटेंस, जिसको कहते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। ठीक है, नमक जो होता है NaCl वो क्या होता है हमारा नमक, सॉल्ट। Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड। ये हमारा दो सब्सटेंस से मिलकर बना है। क्या क्या है? सॉफ्ट मेटल है सोडियम जो कि, और क्लोरीन जो है हैजार्डस गैस है, उससे कंबाइन होकर बना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इनटू 1:1 रेशो। ठीक है, क्योंकि Na के बाद कोई मैंने 1 या 2 नहीं लगाया, Cl के बाद भी 1 या 2 नहीं लगाया, तो 1:1 के रेशो में कंबाइन हुआ है। वी लर्न दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट में बी सेपरेटेड बाय वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और हम क्या कर सकते हैं, हम पानी से नमक को अलग कर सकते हैं अगर हम उसको इवेपोरेट कर दें, तो पानी अलग हो जाएगा और नीचे जो बच जाएगा वो नमक रह जाएगा। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू एलिमेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस? क्या हम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट यानी सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से? अब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं? वी कैन सेपरेट, कैन बी सेपरेट एलिमेंट्स इन शुगर। अभी हम शुगर की बात करते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से। हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। अब हम शुगर की बात करते हैं। टेक अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब ले लो और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, उसको गर्म कर लो। क्या दिखेगा आपको? देखो यहाँ पे क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे हमने स्पिरिट लैंप लगाया है जिसमें से आग निकल रही है। आग जला के चीनी को गर्म कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब में, और बॉइलिंग ट्यूब में और कुछ नहीं है, चीनी है। ठीक है, एज यू हीट द शुगर इट टर्न्स ब्राउन। जैसे जैसे आप शुगर को बर्न करोगे तो वो ब्राउन कलर हो जाएगा उसका। लेटर इट बिगिंस टू चार्ज दैट इट टर्न्स ब्लैकिश, और थोड़ी देर बाद वह ब्लैक कलर की हो जाएगी। यू फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपन एंड। और जहां पे ट्यूब का ओपनिंग एंड है वहां पे थोड़ा बहुत आपको पानी की ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगी। तो ये पानी कहां से आया? वो तो चीनी हमने डाली थी, उसमें पानी तो डाला नहीं था, तो पानी आया कहां से? वॉज इट इन द ड्राई शुगर? क्या वो उस सूखी हुई यानी शुगर जो है ड्राई होता है, ड्राई शुगर के अंदर था? और डिड इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर? या वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से आया, अगल बगल जो पानी था वो वहां पे इकट्ठा हुआ है। सिंस जब हम हीट कर रहे थे ट्यूब को, तो वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर। क्योंकि हम हीट किसको कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं शुगर को, तो वाटर वेपर कहां से आना चाहिए? शुगर से आना चाहिए, ना कि ट्यूब से। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? तो हमें मिलेगा चारकोल, कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। शुगर को जलाने के बाद हमें मिलेगा कार्बन, ठीक है, जिसको हम चारकोल कहेंगे। एंड यू कैन स्कूप इट आउट इन अ वॉच ग्लास एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न्स लाइक कोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, शुगर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, और ये चारकोल बन गया। ठीक है, एक वॉच ग्लास, ये गोल सी ग्लास है, इसको वॉच ग्लास कहेंगे। इसके ऊपर हमने निकाल के रखा, तो ये चारकोल की तरह, कार्बन की तरह दिख रहा है, ब्लैक कार्बन। ठीक है, तो शुगर जो है वो डिकम्पोज हो गई जलाने पर, और उसने कार्बन और वाटर रिलीज करा। ठीक है, शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर। कार्बन ये रहा हमारा, ठीक है, कार्बन ये रहा, और हमारा जो वाटर था वो ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो गया। एज यू नो, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और शुगर को कैन नॉट बी अ एलिमेंट, तो शुगर को हम एलिमेंट नहीं कह सकते बिकॉज इसमें हैं दो सब्सटेंसेस। तो इट में बी स्टेटेड शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड। शुगर क्या है? शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम और भी चीजें करते हैं टू फाइंड एक्सप्लोर अबाउट कंपाउंड्स। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करना है आपको? टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स। क्या करो? आयरन फिलिंग्स ले लो 5.6 ग्राम्स, और 3.2 ग्राम्स ले लो सल्फर पाउडर। ठीक है, तो ए में है हमारा आयरन फिलिंग्स और बी में है सल्फर पाउडर। ठीक है, ओके, क्या हुआ? अब इनको क्या करो? मिक्स कर दो थॉरली, दूसरी जगह पे मिक्स कर दो। ठीक है, और लेबल द मिक्सचर एज सैंपल ए। हमने इसको सैंपल ए का नाम दे दिया मिक्स करके। इज दिस अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? क्या ये एक यूनिफॉर्म या मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है?
कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेस? आप देख सकते हो कि क्या ये अलग अलग हैं, दिख रहे हैं अलग अलग? जनरली दिख रहे हैं हमें, ब्लैक ब्लैक वाला जो है आयरन नेल्स का है और वो सल्फर है। अब क्या करो, इसका सैंपल ए का जो है कुछ पार्ट ले चाइना डिश में, ये जो गोल सी कटोरी है इसको चाइना डिश कहते हैं। तो कटोरी में जो ये होती है ना प्लास्टिक कटोरी, वो उसमें डाल दिया सैंपल चाइना डिश में और जेंटली उसको क्या है नीचे से गर्म करा और उसको हिलाते भी रहे, ठीक है, जब तक वो एक ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो गए, ठीक है। लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल, ठीक है, जब ठंडा हो जाए तो इसको फिर ऐसे यहाँ पे चाइना डिश पे पेंटेड डिश पे रख दो। प्लेस द ब्लैक मास इन अ मोटर एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेस्टल, ठीक है, ठीक है। ब्लैक क्या करो, प्लेस द ब्लैक मास इन अ मोटर, मतलब उसको जैसे हम आटा जैसे मिसाले कूटते हैं उसमें उसको कूट दो, ठीक है, उसको क्या करो ग्राइंड कर दो। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास, और उसको बी का नाम दे दिया, ये हमने बी का नाम दे दिया। नाउ यू हैव टू सैंपल, सैंपल ए है हमारे पास और सैंपल बी है, सैंपल ए है और सैंपल बी है, ठीक है। कंपेयर करो बोथ सैंपल्स को और स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशन, ओके, स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो। तो स्टेप है कुछ इस पे वो करके देखते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप 1 है अपीयरेंस, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी लाइक कलर एंड टेक्सचर। तो ए जो है आपको सिंपली अलग अलग दिख रहे हैं, इसके आयरन नेल्स और सल्फर के पाउडर, बट यहाँ पे ये प्रॉपरली मिक्स हो रखा है, ठीक है। सेकंड स्टेप है मैग्नेट टेस्ट, क्या करो एक मैग्नेट लेके आओ दोनों के पास में, टेक द मैग्नेट एंड मूव इट ओवर द सैंपल ए एंड सैंपल बी वन बाय वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड है गैस का टेस्ट, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl डाला हमने, ठीक है, एक ट्यूब ली उसके अंदर हमने सैंपल ए और फिर दूसरी ट्यूब ली उसमें सैंपल बी और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है, सैंपल ए सैंपल बी। कलर देखो, ट्यूब टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पे कलर देखो आप सैंपल ए का और यहाँ पे कलर देखो सैंपल बी का, क्या देखने को मिला, ठीक है, करेक्ट वे टू, ठीक है। जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वेफ्टिंग इट टूवर्ड्स योर नाइस, जैसे ये बच्ची कर रही है वैसे आपको उसको क्या करना है, उसकी स्मेल लेनी है। टेस्ट द इवॉल्व गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और लाइटर कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पे किया आपने सैंपल ए और सैंपल बी में। तो देखो एक चीज है कि सेफ्टी फर्स्ट, कि नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली कोई भी चीज स्मेल नहीं करनी है, जैसे वो लड़की कर रही थी वैसे कर सकते हो, या ऐसे वाले टेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ये बुझ गया और यहाँ पे ये ब्राइटली जलने लग गया, तो ऑब्जर्व हुआ और इसको रिपीट करो स्टेप्स को बी एज वेल, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद ही हम देख पाएंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आई, ओके। कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। जनरली हमने देख लिया कि क्या क्या है, कि इसमें ऑक्सीजन होगी जनरली तभी ये जल रही है, और ये इसमें कुछ और एलिमेंट या हाइड्रोजन होगा तभी ये बुझ गई, ठीक है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन होगा कुछ तो ये बुझ गई, ठीक है, ऐसी कोई चीज होगी। कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं कि डू सैंपल ए और सैंपल बी क्या सेम लग रहे थे, नहीं, सैंपल ए और सैंपल बी दोनों अलग अलग दिख रहे थे। विच सैंपल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो सैंपल ए जो था उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी क्योंकि उसने आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींच लिया था। जैसे यहाँ पे मैग्नेट वाला एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, इसने इस आयरन नेल्स को खींच लिया बट इसने नहीं खींचा, ठीक है, इसने नहीं खींचा। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी, तो सैंपल ए की तो हम कुछ हद तक कर सकते हैं बट सैंपल बी की नहीं कर सकते। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन सी गैस इवॉल्व हुई, इन बोथ द केसेस डू द गैस स्मेल और द सेम और डिफरेंट, क्या गैस जो आई उसका स्मेल सेम थी या डिफरेंट डिफरेंट थी। ऑल्सो कैटेगराइज करो सब्सटेंसेस जो इस एक्टिविटी में मिक्सचर्स में कंपाउंड्स के एलिमेंट्स में यूज हुए। तो पहले सैंपल ए की बात कर लेते हैं। वी कैन से कि सैंपल ए एक मिक्सचर है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, आयरन और सल्फर। इनके कंपोनेंट्स जो है रिटेन कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज को क्योंकि अलग अलग दिख रहे हैं, और देयर ब्लैक एंड येलो कलर्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन, इसलिए हम कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, आयरन फीलिंग्स उसके साथ अट्रैक्ट हो गई, मैग्नेट के साथ चिपक गई, हेंस आयरन और सल्फर को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि सैंपल ए में आयरन इन द मिक्सचर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने आयरन क्लोराइड बनाया।
आयरन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट करा तो आयरन क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाली। और ये गैस कलरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो जो रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं कि आयरन के साथ प्लस ऐड हुआ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे निकल के आया आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो सल्फर थी दूसरी हाथ पे, वो येलो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और ये शो करता है कि जो सल्फर है वो रिएक्ट नहीं करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो पहला तो एक्सपेरिमेंट सैंपल ए का ये हो गया। अब बात करेंगे सैंपल बी की। तो ये ब्लैक मास ऑब्टेन्ड हुआ सैंपल बी में, और उसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं, आयरन सल्फाइड। वी ऑब्जर्व की टेक्सचर और कलर है वो सेम है थ्रू आउट। इट इज फाउंड बाय हीटिंग द टू एलिमेंट्स आयरन और सल्फर। और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ये हमने देख लिया। और ये कंप्लीटली इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आयरन और सल्फर से अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो कह सकते हैं ये कंपाउंड है और इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। Hence we can say that compound has been formed. एक कंपाउंड बना है, ठीक है, एक कंपाउंड बना है। और कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी? ऐसा क्यों हुआ कि सैंपल बी पे मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि सैंपल बी में आयरन सल्फाइड था जो रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसने आयरन क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाई। और इस गैस ये कलरलेस होती है और एक रॉटन एग लाइक ओडर होती है इसकी, ठीक है। जो रिएक्शन हुआ वो हुआ आयरन सल्फाइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बना आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इस वाले में बना था आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड भी बना था लेकिन हाइड्रोजन गैस बनी थी। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पहली बात तो हमारे पास आयरन नहीं था, यहाँ पे आयरन सल्फाइड था। HCl के साथ रिएक्ट करके ये आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए। अब ये इन्होंने पूछा कि इनका मैग्नेट पे क्यों इंपैक्ट नहीं हुआ, तो ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये मिक्स हो गया है एक्चुअली में। तो इसलिए आयरन के पार्टिकल सल्फर के साथ मिक्स हो गए, ठीक है, कंप्लीटली। तो मैग्नेट का कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं उस पर। मैग्नेट जब पास लेके गए तो वो खींच नहीं पाया आयरन के नेल्स के पार्टिकल्स को, बिकॉज वो प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं, कंपाउंड बना चुके हैं, एक मॉलिक्यूल बना दिया है। तो वो हम उसको अलग नहीं कर सकते सल्फर के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स? हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर्स हैं, ये हमारे आसपास हैं। आपको पता चल गया ना, एलिमेंट्स क्या हो गए, कंपाउंड्स क्या हो गए, मिक्सचर। एलिमेंट्स जो प्योर सब्सटेंसेस हो गए, कंपाउंड्स क्या हो गए, ठीक है, कंपाउंड्स हो गए हमारे जो मिलके बने हैं, फिजिकली हम उसको अलग नहीं कर सकते। और मिक्सचर जो है हम उसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो द एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर है गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो वाटर है एक एसेंशियल है लाइफ के लिए और एक कंपाउंड है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। और ये कुछ एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और एलिमेंट्स लाइक आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज होते हैं। तो अंडरस्टैंड करो इस कंसेप्ट को, नॉट जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट सराउंड अस, इट इज ऑल्सो द की टू इनोवेशन। इट इज ऑल्सो द की टू इनोवेशन। फॉर इंस्टेंस, केमिस्ट जो है वो स्टडी करेगा हाउ एलिमेंट्स कंबाइंड टू क्रिएट कंपाउंड्स, किस तरीके से एलिमेंट्स को हम मिलाएंगे जिससे कंपाउंड बनेगा। enable them to invent life saving medicines and vaccines to fight diseases, जिससे हम उन एलिमेंट्स को मिला के ऐसी गोली, ऐसी टेबलेट बना सकते हैं, ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो लाइफ सेविंग है, यानी जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन है। द नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अलग अलग काइंड ऑफ चीजों को मिला के हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिससे खेतों में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या है, एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाने की बात हुई, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। thereby enhancing crop production, जिससे एवर इंक्रीजिंग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ग्लोबली, उनको खाने की जो नीड्स है प्रॉपरली मिलेंगी। तो इंजीनियर्स, मटेरियल साइंटिस्ट, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग पे रिलाय करते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर हैं, इनको बनाना चाहिए डिजाइन मटेरियल्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि एलिमेंट्स मिलके एक ऐसा चीज बनता है जो प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है, उसके बेनिफिट भी हो सकते हैं, उसके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डेवलप्ड एलॉयज, जैसे कि स्टेनलेस स्टील विच इज स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी उसमें जंग नहीं लगेगा। वुड है, स्टील है, कॉन्क्रीट है, विच आर यूज टू बिल्डिंग मटीरियल्स एंड ऑल मिक्सचर्स, ठीक है। कॉन्क्रीट क्या होता है, जो सीमेंट है उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स बने हैं, जिसको हम यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्शन करने के लिए।
और ब्रिजेस करने के लिए बिल्ड, अलग अलग चीजें बिल्ड करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्न द वेरियस मेटल्स जो हम मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वंडर मटीरियल डेवलप्ड बाय मटीरियल साइंटिस्ट इज ग्राफीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है ग्राफीन एरोजेल, ठीक है। ये बना है कार्बन और लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ पे। ग्राफीन जो है कार्बन से बना है और लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ पे। ये इतना हल्का है कि इवन ग्रास कैन होल्ड इट, ग्रास के ऊपर भी टिक जाएगा जैसे यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है। इट इज हाईली पोरस एंड देयरफॉर हैज अ हाई अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। और ये इसके अंदर छेद बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा पोरस है, तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर दिस रीजन इट कैन पोटेंशियली बी यूज एज अ एनवायरमेंट क्लीनर। तो हम इसको एनवायरमेंटल क्लीनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन बोथ सीज एंड लैंड। मान लो तेल गिर गया समुद्र में या धरती पे, तो उसको साफ करने के लिए हम ग्राफीन एरोजेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये उसको एब्जॉर्ब कर ले और वहां से हट जाए वो। इसको यूज किया जाता है फॉर फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस एंड स्पेशल कोटिंग्स फॉर बिल्डिंग्स आल्सो, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि क्या होते हैं मिनरल्स। मोस्ट रॉक्स जो हैं मिक्सचर है मिनरल्स की। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, जैसे मेरे पीछे क्वार्ट्स है, कैल्साइट है, मीका है, पायरोक्सिन है, ओलिवाइन है, टाल्क है। टाल्क वही होता है जिससे हम पाउडर बनाते हैं, टाल्कम पाउडर, ठीक है। अलग अलग जो पाउडर हम यूज करते हैं फॉर द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें जो प्रोडक्ट्स में पाउडर इस्तेमाल होता है उनको हम वो टाक से बनता है, ठीक। तो रॉक्स और मिक्सचर जो है मिनरल्स के बने हैं विच कैन बी व्यूड विद आईज और बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। हम इनको देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो कुछ मिनरल्स होते हैं वो नेटिव होते हैं, नेटिव मिनरल्स, और वो प्योर एलिमेंट्स होते हैं, ना कि कंपाउंड्स। These can be metals such as gold, silver, copper, etc. और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं सल्फर, कार्बन, etc. तो ये तो हमें पता है, कुछ प्योर है, कुछ प्योर है जिसमें कुछ मेटल्स हैं और जिसमें कुछ नॉन मेटल्स हैं, ओके। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो कंपाउंड्स हैं जो बने हैं एक से ज्यादा एलिमेंट से। ज्यादातर मिनरल्स जो हैं वो कंपाउंड्स हैं। कुछ ही हैं जो कंपाउंड्स नहीं है, कुछ ही है जो प्योर एलिमेंट्स है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, कार्बन, एटसेट्रा। बाकी सब जो है मिनरल्स वो कंपाउंड्स हैं, बने हैं ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके। उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए क्वार्ट्स, कैल्साइट, मीका, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, जो मेरे पीछे इमेजेस हैं वो सारी, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज थिंग्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, जो कि एलिमेंट से एक्सट्रैक्ट करके बने हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं जो मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके बने हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट जो है वो कैल्साइट से बना है, क्वार्ट्ज से, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से बना है। जो मिनरल्स हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है। टाल्कम पाउडर जो है वो टाल्क वाले मिनरल से बना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। हमारी साइंटिफिक हेरिटेज है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स जो हम इंडियन आर्ट्स में इस्तेमाल करते थे। जैसे ये डोकरा आर्ट है पीछे हमारे, ठीक है, इसमें अलग अलग मिनरल्स का इस्तेमाल हुआ है। डोकरा आर्ट एक ओल्ड क्राफ्ट है बिहार की और उड़ीसा की, और यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम क्या क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफुल फिगर्स क्रिएट करते हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे कि यहाँ पे एक बुल की इमेज बनाई है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये बिगिन हुआ विद द शेपिंग अ डिजाइन ऑफ बीज वैक्स। बीज वैक्स का इस्तेमाल करके बना। ये जो वैक्स का मॉडल है ये कवर है विद अ क्ले टू मेक अ मोल्ड। आफ्टर द क्ले हार्डन्स द वैक्स इज मेल्टेड leaving a hollow space. This space is filled with molten brass or bronze which makes Dokra art strong and gives it a shiny golden color. The figure often shows animals, people, nature reflecting a tribal creativity and tradition. तो होता क्या है कि मान लो ऐसी इमेज आपको बनानी है, तो इसको इस्तेमाल करके बनाते हैं हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, होता क्या है कि आपने एक वैक्स की इमेज बनाई, मैंने ये वैक्स की, ठीक है, इमेज बनाई बुल की, ठीक है, ये वैक्स की इमेज है, ये है वैक्स की इमेज। अब इस वैक्स की इमेज बनाना इजी है, उसको अपनी शेप दे सकते हैं वैक्स से। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा, क्ले लपेट दी, क्ले पुट पुट क्या क्या लिख रहा हूं मैं, क्ले वॉज पुट ऑन इट। पूरी तरीके से इसको क्ले से ढक दिया, एक जगह छोड़ दी, होल छोड़ दिया नीचे से, ठीक है, उसको होल छोड़ दिया। अब ये क्ले जो थी इसके अंदर वैक्स भरी हुई है, मतलब
वैक्स के ऊपर हमने क्ले की परत चढ़ा दी। अब क्या करा हमने, इसको बर्न करना चालू करा, इसको गर्म करना चालू करा क्ले के फिगर को। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो वैक्स होगी ना अंदर की, वो निकल जाएगी बाहर, क्योंकि पिघल जाएगी वैक्स, लेकिन क्ले नहीं पिघलेगी, क्ले वहीं की वहीं रहेगी। क्ले वहीं की वहीं रहेगी। इससे क्या होगा, क्ले का एक ढांचा बन गया, और वो जो छेद था वहां से सारी वैक्स हम बाहर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो मोल्टल कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में जो ब्रॉन्ज होगा ना, मेटल, उसको जब मोल्टन फॉर्म में होगा, तब मॉडर्न फॉर्म में जो होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में, उसको उसमें भर देंगे छेद के थ्रू, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब मॉडर्न ब्रोस ठंडा हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा, तब हम क्ले की परत हटा देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगी, ऐसी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एवरीथिंग जो हम देखते हैं उसके अंदर मास है, और वो कोई काइंड ऑफ स्पेस ले रहा है। दे मेक द मटेरियल्स वी सी एंड वी यूज एवरी डे। हाउएवर नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे पास जो है अगल बगल वो मैटर है। जैसे कि लाइट, रोशनी, गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी, इवन थॉट्स और इमोशंस, ये हमारे पार्ट्स के इंपॉर्टेंट वर्ल्ड, क्या कह रहा हूं, हमारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लेकिन ये मैटर नहीं है, ये मैटर से नहीं बने। अंडरस्टैंड करो कि क्या है मैटर एंड व्हाट इज इट नॉट। हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये अंडरस्टैंड करना कि क्या मैटर है क्या नहीं है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम समझ पाए कि हम अपने वर्ल्ड को बेटर किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो जल्दी से देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जब उनको मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बनता है। ये अपने रिटेन करते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को, और ये रिएक्ट नहीं करते केमिकली। इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जो है मिक्सचर बनाते हैं, उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेम टाइप के पार्टिकल से बनते हैं, और जितने भी इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकली बिहेव करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को आइदर एलिमेंट और कंपाउंड के तौर पे हम बोल सकते हैं। एलिमेंट्स जो है आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, जिसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सभी मैटर के। सब्सटेंसेस which are composed of two or more elements are combined chemically in a fixed ratio to have different properties। जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया, सोडियम और क्लोरीन को बना के सोडियम क्लोराइड बनाया, जैसे कि सॉल्ट। ठीक है, मिनरल्स जो है नेचुरल है, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ पे मिलते हैं, और एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है इनकी। और मोस्ट ऑफन द कंपाउंड्स बट रियली दे हैव प्योर एलिमेंट्स। ठीक है, जनरली ये प्योर एलिमेंट्स होते हैं, बट ज्यादातर केसेस में, ठीक है, क्या होते हैं, ये मिक्स यानी कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 8 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके नोट्स और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स में पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और सभी नोट्स में अपलोड कर दूंगा, सभी नोट्स की पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे वीडियो को देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।